हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। हम लोगों ने पूरा टॉर्क डिराइव किया था, टॉर्क इक्वेशन, बेसिक टॉर्क इक्वेशन हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने स्टार्टिंग टॉर्क पढ़ा था, फिर हमने मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन निकाला था और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी है वो निकाला था। और साथ ही साथ हम कंसेप्ट ऑफ पूरा पावर देखे थे, जिसमें एयर गैप पावर हम पढ़े थे, रोटर कॉपर लॉस और ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट हम लोगों ने सब कुछ रिलेशन देखा था। तो देखिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप उसे देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आप लोगों को एक सीक्वेंस में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में आज के वीडियो में हम बात करेंगे पूरा हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या हम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं हमारे बेसिक टॉर्क इक्वेशन से। तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, जो भी डेटा है हम नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जनरली मेंस में देखने को मिलेगा, बट ये सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, तो ये आपको प्री में भी एक पार्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसे डिस्कस करती हूँ ताकि आपका प्री का भी तैयारी हो, मेंस का भी तैयारी हो। देखिए पहला क्वेश्चन तो मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन लिया है, क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी प्री का पेपर हो, कोई भी एमसीक्यूज क्वेश्चन हो, उसे आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया है, देख लीजिए, आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इन अ 6 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर विथ स्टार कनेक्टेड रोटर, द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इज 0.3 ओम। 0.3 ओम गिवन है, किसकी वैल्यू? रोटर रेजिस्टेंस यानी R2 की वैल्यू गिवन है। द रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल इज 1.5 ओम पर फेज। ये आप लोगों को X2 की वैल्यू गिवन है स्टैंड स्टिल में। उसके बाद क्या गिवन है, देखिए, एन EMF बिटवीन द स्लिप रिंग्स ऑन ओपन सर्किट इज 175 वोल्ट। यानी कि ओपन सर्किट में आप लोगों का EMF स्लिप रिंग के बीच में 175 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है पहला स्लिप एट अ स्पीड ऑफ 950 RPM, फर्स्ट कैलकुलेट करना है। सेकेंड आप लोगों को कैलकुलेट करना है रोटर EMF पर फेज रोटर EMF कैलकुलेट करना है। और थर्ड आप लोगों को कैलकुलेट करना है रोटर फ्रीक्वेंसी एंड रिएक्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 950 RPM। तो यहाँ पर तीन चीजें देख लिए, आप लोगों को बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। और इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को मेंस में पूछा जा सकता है सब पार्ट डिवाइड करके। अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो आप प्री में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पर आप लोगों को सोल्यूशन, फर्स्ट का हम सोल्यूशन देख लेते हैं। डेटा लिख करके हम अपने क्वेश्चन को मिटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पेसिंग की प्रॉब्लम होगी। सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, हियर P इज इक्वल टू 6 गिवन है। 3 फेज है हमारा इंडक्शन मोटर, स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, स्टार कनेक्शन गिवन है आप लोगों के क्वेश्चन में। और अगर ना दे 3 फेज बोले तो बाय डिफॉल्ट आप ले सकते हैं स्टार कनेक्शन। ठीक है, 50 हर्ट्ज हम लोगों को दिया है, यानी F की वैल्यू हो जाएगी 50 हर्ट्ज। उसके बाद जो आपको डेटा गिवन है रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, यानी कि R2 की वैल्यू गिवन है 0.3 ओम पर फेज आप लोगों को R2 की वैल्यू गिवन है। एंड द रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल इज 1.5 ओम पर फेज, यानी X2 की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 1.5 ओम पर फेज आप लोगों को 1.5 ओम पर फेज गिवन है। EMF बिटवीन द स्लिप रिंग ऑन ओपन सर्किट, EMF की वैल्यू E2 की वैल्यू 175 वोल्ट आप लोगों को गिवन है। ठीक है, इसके बाद आपको पहला कैलकुलेट करना है स्लिप एट अ स्पीड ऑफ 950 RPM। 950 RPM पे स्लिप कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यही डेटा, इसके अलावा आप लोगों को कोई डेटा गिवन नहीं है। हमारा रोटर स्पीड देख लीजिए, लिख लेते हैं 950 RPM गिवन है, और इसी स्पीड पे आप लोगों को स्लिप की वैल्यू निकालनी है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। जितना भी डेटा गिवन था वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पर हम जो बेसिक फॉर्मूला यूज किए हैं उसे ही यूज करेंगे और पूरा हम लोग निकालते हैं। तो क्या कैलकुलेट करना है वो मैं नहीं रब कर रही हूँ, देख लीजिए।
ओके, सबसे पहले आप लोगों को देखिए बोला है स्लिप निकालने। तो स्लिप निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं स्लिप S इज इक्वल टू, जैसे कि आप जानते हैं NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर आप लोगों को NR गिवन है, देखिए स्लिप एट अ स्पीड ऑफ 950 RPM आप लोगों को कैलकुलेट करना है। उसके पहले हम लोगों को NS की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करना, जिसे हम NS बोल रहे हैं 120F अपॉन में P। 120F, देखिए फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, 50 गिवन है, पोल कितना गिवन है, 6 पोल है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 RPM। चेक कर लीजिए 1000 RPM आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है देख लीजिए आप लोगों का, तो अब कुछ नहीं है, स्लिप में S निकालने के लिए आप लोगों को पुट कर दीजिए NS माइनस NR 950 डिवाइडेड बाई NS इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं, 1000 माइनस 950 इज 50 अपॉन में 1000 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपका 5% स्लिप आंसर आया। यही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर 5%। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये प्री के लिए पूछा जाएगा, सिर्फ एक अगर पूछा स्लिप निकालने तो आप स्लिप निकाल सकते हैं 5%। तो ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए आंसर। सेकंड बोला है रोटर EMF पर फेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, पर फेज कैलकुलेट करना है। आप लोगों को जो वैल्यू गिवन है E2 EMF, ये आप लोगों को 175 वोल्ट गिवन है। तो अगर मैं पर फेज निकालूं E2 पर फेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो लाइन अपॉन में √3 करना पड़ेगा। यहां पर हो जाएगा E2 अपॉन में √3, बिकॉज रीजन आप लिख लीजिए फॉर स्टार कनेक्शन V phase is equal to VL upon में √3 and I phase is always equal to line current, and this relation you have to remember, otherwise आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे स्टार और डेल्टा के कंडीशन को। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं डेल्टा के लिए देखिए बता देती हूँ, स्टार के लिए मैंने यहाँ लिख लिया है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। डेल्टा कनेक्शन के लिए जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, वहां पर होता है V फेज बराबर VL, V फेज इज इक्वल टू VL एंड I फेज विल बी इक्वल टू IL अपॉन में √3। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि स्टार में क्या रिलेशन रहता है, डेल्टा में क्या रिलेशन रहता है, देन आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं सॉल्व कर लीजिए, अब तो कुछ नहीं है, 175 अपॉन में √3 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप लोगों को मिल जाएगा आंसर 101 पॉइंट समथिंग आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा वोल्ट्स। ये आपका सेकंड के लिए आंसर हो जाएगा। सेकंड आंसर देख लीजिए। थर्ड आप लोगों को रोटर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है एट अ स्पीड ऑफ 950 RPM। तो थर्ड के लिए मैं सोल्यूशन लिख रही हूं, देख लीजिए। देखिए रोटर फ्रीक्वेंसी जब हम डराइव कर रहे थे वहां पर हम रोटर फ्रीक्वेंसी बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है और रोटर फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम आती है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला हम देखे थे F' इज इक्वल टू स्लिप टाइम ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए। रोटर फ्रीक्वेंसी जिसे हम F' कहते हैं या फिर FR भी कहते हैं, ये होता है स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर जहां कहीं भी आप फॉर्मूला शीट बना रहे हैं तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लीजिए इंडक्शन मोटर के लिए। डेफिनेटली इससे आपको SSC JEE हो या स्टेट JEE हो या स्टेट AE हो, उसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर ये फॉर्मूले से देखने को मिलता है आप लोगों को। तो थर्ड का सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखती हूँ। देखिए रोटर फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह रहे हैं FR इज इक्वल टू कितना आएगा S टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्लिप अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया 5%। अगर ये 5% है तो मेरे को लिखना पड़ेगा, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 0.05। आई कैन राइट 5% 0.05, 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। इनटू F कितना दिया है 50 दिया है, तो यहाँ से आप लोगों का आंसर आएगा 2.5
हर्ट्ज। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल क्वेश्चन आता है और सिर्फ आपको बोलता है रोटर फ्रीक्वेंसी निकालिए, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। रोटर फ्रीक्वेंसी ये आपका आंसर हो गया थर्ड के लिए, लेकिन इसमें हम लोगों को एक और क्वेश्चन बोला था, रोटर रिएक्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 950 आरपीएम, यानी कि 950 आरपीएम पे आपको कैलकुलेट करना है, स्टैंड स्टिल पे नहीं कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को जो वैल्यू दी थी रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल, रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल जिसे हम बोलते हैं X2 बराबर 1.5 ओम पर फेज, यही दिया था आंसर, यही दिया था क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन डेटा यही दिया था। अब आप लोगों को क्या करना है, एट अ स्पीड ऑफ 950 आरपीएम निकालना है, यानी कि हम लोग देखे थे स्टैंड स्टील में X2 होता है, एट स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस अगर हमारा X2 ओम पर फेस होता है, तो जब भी स्लिप का कंसेप्ट आता है, यहां पर हमारा स्लिप का कंसेप्ट आ रहा है 5%, एट 950 आरपीएम X2 विल चेंज टू SX2, यानी कि S का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अगर रोटर EMF बोलता एट 950 आरपीएम तो वहां पर S इंटू E2 होता, लेकिन स्टैंड स्टील में बोला है, इसीलिए हम सिंपली E2 अपॉन में √3 कर दिए हैं। ये सब डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं अब S इंटू X2। ठीक है, न्यू रिएक्टेंस विल बी S कितना है 5%, तो मैं बोल सकती हूँ 0.05 इंटू 1.5, because at stand still the value of rotor reactance which is X2 is equal to 1.5 ohm per phase is given। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 0.75 ओम पर फेज। तो ये हमारा हो गया लास्ट पार्ट का आंसर। देख लीजिए, एक एक इसमें जो पूछा गया है निकालने के लिए वो सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, हम लोगों को दोनों कवर करना है। देख लीजिए, अदरवाइज आप सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी आप लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और मेंस के लिए नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए, हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए दोनों को ही साथ लेकर के, सिर्फ खाली प्री का प्रायोरिटी नहीं, मेंस के लिए, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो बेटर आपका प्रिपरेशन होगा। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन में। तो ये मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, मैं चाहूंगी आप मेरे को इसका आंसर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर कितना हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए सेकंड के लिए आप लोगों का सॉल्यूशन क्या आंसर आ रहा है, ये देख लेते हैं और उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन लिखेंगे, वो भी हम एक एक करके देखेंगे। यहां पर मैं लिख रही हूं सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 रीड करिए, आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अ 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हेन फेड फ्रॉम 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई रन्स एट 1440 आरपीएम। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर इज, कितना हमारा होगा रोटर का ईएमएफ फ्रीक्वेंसी, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। यहां पर आप लोगों को एफआर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी बाय द वे कैलकुलेट करना है आप लोगों को। फॉर्मूला है एफआर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो जब जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो जरूर आप ये फॉर्मूला देखेंगे कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। अब आगे कुछ नहीं है, फॉर्मूले में आपको पुट करना है। देखिए यहां से आप लोगों को एफ की वैल्यू तो नोन है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। एफ की वैल्यू है 50 हर्ट्ज विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। स्लिप डायरेक्ट कहीं भी नहीं दिया गया है क्वेश्चन में कि यहाँ पर स्लिप 5% है, 4% है, 3% है, 2.5% है। नथिंग इज गिवन अबाउट दिस स्लिप, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्लिप। द ओनली फैक्ट इज दैट यू हैव गिवन NR इक्वल टू 1440 आरपीएम। यहाँ लिख लीजिए NR इज इक्वल टू 1440 आरपीएम।
then you have to calculate the value of synchronous speed which is 120 f upon में p। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 120 f is 50 divided by pole, so here pole is 4, so basically it is a 4-pole induction motor running at 50 Hz RPM 50 Hz frequency। so यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे 1500 RPM इसका आंसर आएगा। और अगर आप ये नहीं भी कैलकुलेट करते तो देखिए जो भी वैल्यू दिया है, सपोज 1440 वैल्यू दिया है, तो इसके जो आसपास वाली स्पीड होती है वो होती है 1500 RPM। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए। स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100। ये फॉर्मूला पुट करके आप वैल्यू बताइए मुझे स्लिप की वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद आप रोटर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ, देख लीजिए। स्लिप इज इक्वल टू 1500 माइनस 1440 अपॉन में 1500 RPM इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ से स्लिप की वैल्यू कितनी लिख लेगी ये बता दीजिए मुझे। तो ये हो जाएगा, देखिए 60 अपॉन में 1500 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं, 00 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बनेगा 4%, इसे मैं बोल सकती हूँ 0.04। ठीक है, इतना समझ में आया। अब रोटर फ्रीक्वेंसी है, रोटर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है आप लोगों को। FR इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ F। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 0.04 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, तो इट इज गिवन 50। यहां से आप लोगों को 2 हर्ट्ज आएगा, देख लीजिए आंसर 0.04 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम होती है रोटर की, जैसे कि मैंने बताया था 1.5 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 2.5 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, बेसिकली इतना ही रेंज आता है जनरली। तो यहाँ पर आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इज वेरी लेस। यहाँ से अगर आपको आंसर नहीं भी पता रहता कि A होगा, B होगा, C होगा या D होगा, लेकिन अगर आप लोगों को ये पता होता कि रोटर फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, तब आप इस केस में क्या कर सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि C एंड B कैन नॉट बी द आंसर। A और D हो सकता है 2 या 3। अगर किसी को तुक्का मारना होता तो इस तरीके से तुक्का मारा जाता है। कभी भी 50-50 में अगर आप लोगों को पता है तभी उस केस में आप तुक्का मारिए, अदरवाइज तुक्का मत मारिए। यह हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया सेकंड, A अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये मैंने MCQs क्वेश्चन कंसिडर किया है। इसमें भी आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पोल्स पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फ्रॉम द सेकेंडरी। तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, डेटा नोट कर लेते हैं, और फिर हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन आप लोगों के प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है द स्पीड ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर व्हेन सप्लाइड विथ 3-phase 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज 285 RPM। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को जो डेटा गिवन है वो यहाँ पर गिवन है NR इज इक्वल टू 285 RPM। ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। इतने हमारा स्पीड है रोटर का, और इसमें क्या निकालना है, पोल्स निकालना है। फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दी हुई है 50 हर्ट्ज, ठीक है, और वोल्टेज दिया है 400 वोल्ट। हम लोगों को ये पता है सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P होता है। NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P होता है कि नहीं होता है ये। लेकिन इसमें यहाँ पर आप लोगों को NR की वैल्यू गिवन है 285 RPM। कहीं भी आप लोगों को NS गिवन नहीं है। अगर आप पोल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी पता होनी चाहिए, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड प्लस फ्रीक्वेंसी नोन होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 50 हर्ट्ज गिवन है, लेकिन हम ये देख करके पता कर सकते हैं कि हमारा NR कितना है, 285 RPM है। तो मैंने कहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 285 RPM अगर गिवन है, तो हम लोगों को इस केस में NS लेना पड़ेगा 300 RPM, उसके पास वाली वैल्यू, क्योंकि ये इंडक्शन मोटर है तो डेफिनेटली सिंक्रोनस स्पीड इससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कभी भी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं मूव करता, उससे कम पे करता है हमारा इंडक्शन मोटर।
और अगर आप इंडक्शन जनरेटर की बात करेंगे तो इंडक्शन जनरेटर का रोटर का स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड होता है, उस केस में हम उसको जनरेटर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें 1440 आरपीएम था, तो उस केस में हम लोग NS 1500 आरपीएम कंसिडर कर रहे थे, या आ भी रहा था आपका 1500 आरपीएम। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू राउंड फिगर वाली 300 आरपीएम है जैसे, तो वो वाली वैल्यू आप लोगों को कंसिडर करनी है, यानी सिर्फ 20 या 25 का डिफरेंस होना चाहिए 15 का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये आपका आ जाएगा सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ पर NS इज इक्वल टू 300 आरपीएम कंसिडर करना है। अब आप पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है। 120 NS इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू 120 इंटू F इज ऑलरेडी 50 हर्ट्ज गिवन है, डिवाइडेड बाई P। तो यहाँ से मैं P कैलकुलेट करना चाहूंगी, आएगा 120 इंटू 50 इंटू 300 कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लीजिए 4। P इज 20 पोल, यानी कि ये एक 20 पोल का इंडक्शन मोटर था जो रन कर रहा था 285 आरपीएम में विद सिंक्रोनस स्पीड 300 आरपीएम। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। 20 हमारा इसका आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। सो डेल इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मार्क कर लीजिए। और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर में देखने को मिल सकता है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन रीड करना है और बताना है कि कैलकुलेट करने क्या बोला हुआ है। ठीक है, जस्ट कॉपी पेस्ट मत करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और मुझे आंसर बताइए कितना आएगा आपका आंसर। 6 पोल, यहाँ पर मैं लिखूंगी सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। A 6 pole frequency converter is given 50 Hz supply. Its rotor is rotated at 500 RPM in the direction of field. The frequency available from the secondary is कितना होगा, यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर बोला है फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फ्रॉम द सेकेंडरी, और हमें पता है इंडक्शन मोटर के लिए सेकेंडरी हम किसको कंसिडर करते हैं, हम करते हैं रोटर को, क्योंकि हमारा प्राइमरी होता है स्टेटर। स्टेटर में हम 3 फेज AC सप्लाई देते हैं, वहां पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो NS स्पीड से मूव करता है, और इंडक्शन प्रोसेस से हम लोगों का रोटर करंट आता है और रोटर फ्रीक्वेंसी आती है, विच इज गिवन बाय, दिस इज रोटर फ्रीक्वेंसी, दिस इज आवर रोटर फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ F। तो देखिए घुमा फिरा करके आप लोगों को चाहे स्टेटमेंट बदल जाए, आप लोगों को निकालना यही रहता है जनरली रोटर फ्रीक्वेंसी। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को F की वैल्यू ऑलरेडी 50 हर्ट्ज गिवन है, देख लीजिए। यहाँ पर रोटर रोटेट कर रहा है 500 आरपीएम में, दैट मीन्स NR की वैल्यू आप लोगों को 500 आरपीएम गिवन है। 120 F अपॉन P अगेन वी हैव टू यूज बिकॉज NS हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कर लीजिए 120 F फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई पोल, पोल कितना है 6 पोल गिवन है, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे 120 इंटू 50 अपॉन में 6। योर आंसर विल बी NS 1000 RPM, but this is not the final answer because you have to calculate the frequency of rotor currents and which is equal to S into F. स्लिप निकाल लेते हैं, S is equal to NS minus NR upon में NS, that means NS is 1000 minus 500 अपॉन में अपॉन में 1000, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 500 अपॉन में 1000, कट करेंगे तो 1/2 0.5 आपका स्लिप आएगा। स्लिप आ गया 5, यहाँ पुट कर देती हूँ मैं, अगेन स्पेसिंग नहीं है लिख लेती हूँ, बट आप लोगों को एक एक करके सॉल्यूशन लिखना है। दिया है स्लिप 0.5, निकाले हम लोगों ने 50 हर्ट्ज दिया है, सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर बताइए मुझे 25 हर्ट्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ नहीं किए, स्टेप फर्स्ट आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है, सेकेंड स्टेप आप लोगों को NS कैलकुलेट करना है, दैट इज 120 F अपॉन में P विच कम्स आउट टू बी 1000 RPM। द थर्ड स्टेप इज स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन में NS which comes out to be 0.5, then you have to put in the final formula
S into F 0.5 into 50 which comes out to be 25 hertz. So answer for the question number 4 is again D option. Delhi is the right answer. इतना हम लोगों ने न्यूमेरिकल देख लिया। अब हम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे हमारे टॉर्क इक्वेशन में, और वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम नोट डाउन कर सकते हैं हमारे बेसिक टॉर्क इक्वेशन से। पहले मैं बेसिक टॉर्क इक्वेशन लिखूंगी, उसके बाद आप इसमें क्या क्या नोट डाउन कर सकते हैं वो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए हम लोगों ने न्यूमेरिकल कवर कर लिया, जितने भी मुझे न्यूमेरिकल लगे ये आप लोगों को कराना चाहिए वो मैंने करा लिया। कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी देखे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपके एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप कोई भी स्टेट एई जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं, जरूर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं हमारे बेसिक टॉर्क इक्वेशन से। देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करने के पहले आप लोगों को सबसे पहले बेसिक जो टॉर्क इक्वेशन मैंने डराइव किया था हमारे पिछले क्लास में, बेसिक टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये याद कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से याद होगा। अब एक बार डेराइव करके देखिए, क्योंकि हालांकि डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाता है बेसिक टॉर्क इक्वेशन डेराइव करिए, बट उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए जैसे कि हम लोगों ने देखा था T इज इक्वल टू, ये फुल लोड पे है तो इसे आप FL भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई NS SE2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप हम लोगों ने देखा था बेसिक टॉर्क इक्वेशन, इसे आप थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, देख लीजिए ये R2 स्क्वायर है प्लस SX2 का होल स्क्वायर है। ये आप लोगों का बेसिक टॉर्क इक्वेशन, और आप सोच रहे होंगे कि मुझे याद कैसे है, ये मैंने बार बार प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने इस चीज को याद कर लिया है। बिकॉज अगर कहीं आता है तो थोड़ा भी फॉर्मूले में मिस्टेक होगा तो आपके आंसर में ओवरऑल मिस्टेक हो जाएगा। यहां से अगर मेरे को फुल लोड करना है तो हम ये बोल सकते हैं टॉर्क फुल लोड इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई NS 180 अपॉन 2 पाई NS SFL E2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SFL X2 होल स्क्वायर। ये आपका फुल लोड टॉर्क हो जाएगा, जिसे हम FL शो कर रहे हैं FL से, फुल लोड। FL स्टैंड फॉर फुल लोड। मान लीजिए आप लोगों को स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है, तो एट स्टार्टिंग हम लोगों ने देखा था, एट स्टार्टिंग S इज इक्वल टू 1 होता है, स्लिप 1 हो जाता है, क्योंकि NR इज इक्वल टू 0 होता है, रोटर हमारा स्टार्टिंग कंडीशन में मूव नहीं करेगा तो NR इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्लिप S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन में NS करेंगे, जब आप NR की वैल्यू 0 रखते हैं तब आप लोगों को S इज इक्वल टू 1 मिलेगा स्टार्टिंग केस। और ये कई बार आप लोगों के MCQs में पूछा जाता है, द वैल्यू ऑफ अ स्लिप एट स्टार्टिंग इज इक्वल टू, तो आप लोगों को पता होना चाहिए S इज इक्वल टू 0, सॉरी S इज इक्वल टू 1 बिकॉज NR इज इक्वल टू 0। यहां पर आप पुट कर दीजिए, या कहीं पर भी आप S इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे तो आप लोगों को बेसिक जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो मिल जाएगा, जिसे हम STST से शो करते हैं। ओके, ये हो जाएगा आप लोगों को 180 अपॉन में 2 पाई NS 180 अपॉन में 2 पाई NS, S की वैल्यू तो हम यहां रख दिए हैं 1, तो ये हो जाएगा E2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस X2 होल स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, समझ में आया, ये समझ में आया, ये हो जाए स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू क्या निकला। अब उसके बाद हम लोगों ने T मैक्स का भी फॉर्मूला देखा था, देख लीजिए, जिसे हम बोल रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी आती थी, ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 180 अपॉन में 2 पाई NS 180 अपॉन में 2 पाई NS E2 स्क्वायर अपॉन में 2x2। ठीक है, 2x2। तो ये सब 3 फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा टॉर्क मैक्सिमम कितना होता है आप लोगों को। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क आप लोगों को याद रखना पड़ेगा एंड मैक्सिमम टॉर्क भी याद रखना पड़ेगा।
इसमें आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। और एक और हम लोगों ने कंडीशन डिराइव किया था, इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख देती हूँ, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, जिसे हम बोल रहे थे R2/x2। ये सबका डेरिवेशन था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पूरे इंडक्शन मोटर में, इसे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। और अगर मैं देखूँ, ये देखिए, ये स्लिप करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम टॉर्क है, R2 हमारा है रोटर रेजिस्टेंस, X2 हमारा है रोटर रिएक्टेंस। तो जब हम देख रहे थे स्लिप की, इसकी कंडीशन हम लोगों ने डिराइव की थी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, हम लोगों को ये मिला था Sm इज इक्वल टू R2/x2, और इसके बेस पे हम लोगों ने Tmax की वैल्यू निकाली थी 180/2π/ns E2²/2x2। फिफ्थ अगर मैं इसी में से डिराइव करना चाहूँ, देख लीजिए फिफ्थ पॉइंट, तो एट स्टार्टिंग में हम लोगों को मालूम है, आप लोगों को स्लिप की वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए तो R2 इज इक्वल टू x2 कंडीशन मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार MCQs क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, एट स्टार्टिंग द रिलेशन बिटवीन R2 एंड x2 पूछता है। तो ये आप कंक्लूजन, आपको बेसिक पता होना चाहिए, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगी बिना फॉर्मूला लिखे हुए, तो आप लोगों को नई चीजें समझ में आएगी कि कहाँ से आया है, कैसे आया है। फर्स्ट नोट पॉइंट आप लोगों को ये देखना है कि देखिए, टॉर्क, ये बेसिक टॉर्क इक्वेशन है, टॉर्क और E2 हमारा है रोटर EMF, यानी कि वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है हमारा, यानी कि एक कंक्लूजन निकलता है पहला वाला, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2², या फिर आप बोल सकते हैं E1², या फिर आप बोल सकते हैं V1²। बेसिकली वोल्टेज का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका वेरी फर्स्ट नोट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज और स्क्वायर ऑफ द रोटर EMF और स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज स्क्वायर। ये आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आना है। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए, मान लीजिए हम लोग क्या किए हैं, स्टार्टिंग में हमारा वोल्टेज, जिसे हम V मान लेते हैं, स्टार्टिंग में हमारा वोल्टेज जिसे मैं V1 मान लेती हूँ, मान लीजिए V1 है, और उसके बाद हम क्या किए हैं, टॉर्क वोल्टेज को हम कर रहे हैं रिड्यूस्ड बाय 10%। मान लीजिए पहले का वोल्टेज V1 हमने कंसिडर किया है, और वोल्टेज को हम नेक्स्ट टाइम में रिड्यूस कर रहे हैं 10% से, यानी 10% रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, V2 जो नया वाला वोल्टेज है वो हो जाएगा आप लोगों को 0.9 टाइम्स ऑफ V1। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। अगर पहले का वोल्टेज V1 है, किसी भी क्वांटिटी हो, वोल्टेज यहाँ पर हम ले रहे हैं, अगर हम रिड्यूस करते हैं 10% से, यानी कि जो हमारा नया वोल्टेज V2 है वो क्या हो जाएगा, 0.9 टाइम्स ऑफ V1 होगा। देखिए 10% का रिडक्शन है। तो यहाँ से जो मैं टॉर्क कहूंगी, देख लीजिए, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V²। T2 में जब आप T1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा V2 में V1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 V1 का होल स्क्वायर। V1 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आएगा 0.81, यानी कि ये, इसको मैं रब कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन हमारा ये है, देखिए T2 इज इक्वल टू 0.81 टाइम्स T1 आ रहा है। अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालना चाहूँ तो हम हमेशा परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, ये देखिए, बाद वाली क्वांटिटी माइनस पहले वाली क्वांटिटी अपॉन में पहली वाली क्वांटिटी इनटू 100। हमेशा आपको ये करना है, ये बहुत ही बेसिक है। देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। T2 बाद वाली क्वांटिटी माइनस T1 पहले वाली क्वांटिटी अपॉन में पहली वाली क्वांटिटी करेंगे, तब आप परसेंटेज निकालेंगे। जब आप DC मशीन में निकालते हैं परसेंटेज फ्लक्स का चेंज, परसेंटेज स्पीड का चेंज, तभी भी आप लोगों को ये करना पड़ता है। हमेशा परसेंटेज चेंज में T2 माइनस T1 अपॉन में T1 करेंगे, T2 नहीं करेंगे, क्योंकि रेफरेंस हमेशा पहले वाले को लिया जाता है। इसीलिए यहाँ आप पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.81 T1 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू 100, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा बता दीजिए मुझे, 0.19 T1 तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 अप्रोक्सीमेटली 90%, या फिर मैं बोल सकती हूँ अप्रोक्सीमेटली 20%। अब ये आप सोच रहे होंगे ये तो निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आया आपके एक्सप्रेशन में परसेंटेज चेंज, यानी कि हमारा टॉर्क रिड्यूस हो रहा है, टॉर्क रिड्यूस बाय 20%। और अगर पॉजिटिव आता तो हम ये बोलते कि टॉर्क इंक्रीजेस बाय 20%। लेकिन क्योंकि हालांकि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे टॉर्क में रिडक्शन हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 20% का। कहने का ये मतलब है कि टॉर्क हमेशा स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है इंडक्शन मोटर में। और अगर टॉर्क को आप 10% रिड्यूस कर रहे हैं, सॉरी वोल्टेज को आप 10% रिड्यूस कर रहे हैं, तो टॉर्क में आप लोगों को 20% का रिडक्शन देखने को मिलेगा, ये स्क्वायर के रिलेशन। और ये आप लोगों के एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी बहुत पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, इस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, ये मैं मिटा रही हूं, देख लीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ये हम लोग टॉर्क इक्वेशन लिखे हैं 180 अपॉन में 2 पाई NS S E2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर। यही हमारा बेसिक टॉर्क इक्वेशन था। अब आप लोगों को केस कंसिडर करना है। केस 1 हम लेंगे जब लो स्लिप रीजन हो। केस 1 हमारा है लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन कहने का मतलब ये है कि स्लिप की वैल्यू बहुत कम है और ओवरऑल हमारी SX2 की वैल्यू बहुत ही कम होगी R2 के कंपेयर में, यानी कि रोटर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्लिप की वैल्यू कम होगी, यानी SX2 की वैल्यू कम होगी। ये केस हम लोगों को कंसिडर करना है हमारे लो स्लिप रीजन में। ठीक है, देख लेते हैं क्या आएगा। इसको इग्नोर करना है, यानी कि हम लोगों को इस वाली क्वांटिटी को नेग्लेक्ट करना है, नेग्लेक्ट करना है इस इक्वेशन से। यहां से हम लोगों को आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 पाई NS SE2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर। देख लीजिए ये क्वांटिटी को हम इसके कंपेयर में इग्नोर कर दिए हैं, ये बचेगा। यहां से एक R2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब जब आप टॉर्क और स्लिप का रिलेशन देखेंगे, देख लीजिए यहां पर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्लिप के। ठीक है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्लिप के, तो यहां लिख लीजिए टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ठीक है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लिप। और ये आपको ध्यान रखना है जब हम टॉर्क स्पीड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर का, इस वाले रीजन में हमारा स्टेबल रीजन कहलाता है। ये रीजन हमारा स्टेबल रीजन कहलाता है जब टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लिप के। और ये हमारा केस है लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, y इज इक्वल टू mx प्लस c आपने पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो लीनियर रीजन भी होता है हमारा। ठीक है, लीनियर है क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन में हमेशा लीनियर वाली क्वांटिटी आती है। ये आपका केस 1 है, लो स्लिप रीजन। और देखिए कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन में इस टाइप का भी पूछता है, यहाँ लिख लीजिए एमसीक्यूज क्वेश्चन। इन लो स्लिप रीजन रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप, आपको डायरेक्ट रिलेशन दे देगा, इनवर्स रिलेशन दे देगा, बोलेगा डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्लिप। तो इसी तरीके का 2-4 ऑप्शन फिट कर देगा, बट यू हैव टू आंसर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। ठीक है, केस 2 सेकेंड केस आप कंसिडर करिए। केस 2 में ऑब्वियस है कि हम लो स्लिप रीजन कंसिडर कर चुके हैं, तो हमें अब हाई स्लिप रीजन कंसिडर करना पड़ेगा। केस 2 हमारा बन जाएगा हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन में मतलब हम ये कंसिडर करेंगे कि X2 वेरी वेरी ग्रेटर देन R2, X2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, R2 को इग्नोर करना पड़ेगा और SX2 को कंसिडर करना पड़ेगा। यहां पर आप R2 को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है,
फिर से बेसिक टॉर्क इक्वेशन में हम आते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर T इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 पाई NS SE2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 को मैंने R2 स्क्वायर को मुझे नेग्लेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को SX2 का होल स्क्वायर, SX2 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 180 अपॉन में 2 पाई NS SE2 स्क्वायर R2 अपॉन में S स्क्वायर X2 स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? यहां से एक स्लिप कैंसल आउट हो जाएगा। टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आएगा, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मैंने सही लिखा है। एक स्लिप S यहाँ पर, यहाँ S स्क्वायर है, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक S का टर्म बचेगा, जिसे हम बोलेंगे टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। लिख लीजिए यहाँ पर, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप S। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी इनवर्स का रिलेशन आता है तो हमारा क्या बनता है, हमारा रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म बनता है, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये समझ में आया? ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इससे भी एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। बोलेगा हाई स्लिप रीजन में टॉर्क और स्लिप का रिलेशन क्या होता है, देन यू हैव टू रिमेंबर टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, और आई कैन से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वेव फॉर्म आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझेंगे तभी आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज रटने की कोशिश करेंगे कभी भूल जाएंगे। लो स्लिप रीजन में क्या होता था, हाई स्लिप रीजन में क्या होता था। तो कभी भी इस चीज को आप मत रट के जाइए, क्योंकि रटा हुआ हमेशा हम भूल जाते हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पर T मैक्स, जैसे कि हम लोगों ने लिखा है 180 अपॉन में 2 पाई NS E2 स्क्वायर अपॉन में 2x2, ये हम डराइव किए थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप फिर से दोबारा वो लेक्चर एक बार देखिए और T मैक्स को डराइव करने की कोशिश करिए। फिर चाहे तो आप ये इक्वेशन को याद रख सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली भूल जाएंगे। T मैक्सिमम और स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क हमने देखा था R2 अपॉन में X2, यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, यहां तो पहले SM को आप डिफाइन कर लीजिए, दिस इज स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। यहां पर हम बोल सकते हैं स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस, बट द मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस। कहीं भी यहाँ R2 का टर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा है टॉर्क इक्वेशन में, इसीलिए आप बोलिए कि द टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस, और आई कैन से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। यहाँ लिख लीजिए, द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रोटर रेजिस्टेंस, but does not depend upon, but the maximum torque does not depend upon या on rotor resistance। कभी भी R2 की वैल्यू पे ये डिपेंड नहीं करेगा मैक्सिमम टॉर्क, बट स्लिप डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आप चाहेंगे कि रोटर रेजिस्टेंस को हम सीरीज में ऐड करके मैक्सिमम टॉर्क को बढ़ा दें, ये पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम टॉर्क कभी भी रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, और ये आप लोगों को मैक्सिमम टाइम एमसीक्यूज क्वेश्चन में यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ लिख लीजिए बगल में एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसी में आप सेकंड देखेंगे कि टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X2, यानी कि इसका ये मतलब है हमारा जितना लीकेज रिएक्टेंस, यहाँ लिख लीजिए, और
मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस। रोटर रिएक्टेंस, तो अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप लोगों को रोटर रिएक्टेंस की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर टी मैक्स को अगर आप लोगों को इम्प्रूव करना है तो हम लोगों को x2 की वैल्यू एज लो एज पॉसिबल रखना पड़ेगा, ठीक है, एज लो एज पॉसिबल रखना पड़ेगा। और हमें ये पता है, हम लोगों ने दो टाइप का मोटर देखा था रोटर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। पहला हमने देखा था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सेकंड हमने देखा था वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। और हमें यह भी पता है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर का x2 हमारा ज्यादा होता है, ठीक है, x2 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इसका x2 होता है कम। और आप सोच रहे होंगे क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाइंडिंग्स होती है वाउंड रोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। इसीलिए हम ये कहेंगे कि हमारा T मैक्सिमम कम होता है T मैक्स ऑफ स्क्वायरल केज, ठीक है, स्क्वायरल केज का ज्यादा होता है और वाउंड रोटर का होता है कम। कौन, क्या चीज, T मैक्स, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग की बात करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा इसका कम होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, और इसका ज्यादा होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। इसीलिए हम ये कहेंगे कि इसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस खराब है, रनिंग परफॉर्मेंस अच्छा है। इसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, रनिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो ये सब हम डिफरेंस ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हमारा है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बेसिक टॉर्क इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाएंगे, आप लोगों से इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर, या फिर आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मेंस में जनरली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पूछा जाएगा। टॉर्क बेसिक टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को प्लॉट करने को बोल सकता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, उसके बाद आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट करना है, फिर हम रिलेशन में जाएंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सब मैं नोट पॉइंट बता रही हूँ, ये कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेगा नोट पॉइंट। अगर जब आप अच्छे तरीके से बुक पढ़ेंगे तभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग को T स्टार्टिंग हम लोगों ने देखा था 180 अपॉन में 2 पाई NS, S की वैल्यू हो जाती थी 1, ये होता था E2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर, SX2 का स्क्वायर। लेकिन यहां पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को एक कंडीशन लेना पड़ेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ये सब हम लोगों को देखिए 3 केसेस कंसिडर करना पड़ेगा, जैसा कि हम ट्रांसफार्मर में देखते थे, ऑपरेशन ऑन वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां लिख लीजिए हेडिंग, ऑपरेशन ऑन वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं तब हमारा स्टार्टिंग टॉर्क में क्या वेरी करता है, ये आप लोगों को देखना है। ये एक जस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लगा जो मुझे ऐसा लगा आप लोगों को समझाना चाहिए। हम लोग वोल्टेज कंसिडर करते हैं V1 F1, तो यहां से आप लोगों को देखिए इस चीज को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है। NS आप मुझे बताइए 120 F अपॉन में P आप लोगों ने पढ़ा है। यहां से NS को मैं क्या बोल सकती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। हाँ है, बिल्कुल है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। तो ये वाली क्वांटिटी को मैं F से रिप्लेस कर दूंगी और हमें X2 क्या होता है, 2 पाई F इंटू L होता है। X2 इज नथिंग बट अ रिएक्टेंस, और हमारा इंडक्टर है यानी कॉइल है, कॉइल का हमें इंडक्टेंस कंसिडर करना पड़ता है।
तो x2 का मतलब होगा 2 पाई f इंटू एल, और यहाँ पर भी मैं बोल सकती हूँ x2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगा। नोट पॉइंट है, मैं बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, देख लीजिए। इसको हम लोगों को नेग्लेक्ट करना है, ये वाली क्वांटिटी को आप देखिए, सिर्फ मैं x2 और ns को कंसिडर कर रही हूँ और E2 को कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि हमारा हेडिंग यही है, ऑपरेशन ऑन वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी कि मुझे और कोई क्वांटिटी से लेना देना नहीं है, कोई क्वांटिटी को मैं नहीं देख रही हूँ, सिर्फ मेरे को वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है और देखना है क्या फर्क आता है। यहां से मैं ये बोल सकती हूँ स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 या फिर V1, इस वोल्टेज को मैं V1 से सप्लाई वोल्टेज से रिप्लेस कर रही हूँ, अपॉन में F1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में F1। ये आप पहले समझिए इस इक्वेशन को, फिर आप कंडीशन रख रख के देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क मैंने इसको V1 से रिप्लेस कर दिया है, कुछ नहीं है, सिंपली वोल्टेज, अगर आपको मन है V लेने का तो आप V ले लीजिए, मैंने V1 लिया है सप्लाई वोल्टेज के लिए। इस x2 स्क्वायर और x2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f के, तो मैंने इसको f से रिप्लेस कर दिया, ये f1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ns बिट डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, तो यहाँ पर मैं बोल दे रही हूँ ये हो जाएगा f1। इतनी सारी क्वांटिटी जब आप समझ जाएंगे तो अब केस कंसिडर करिए। केस नंबर 1, V/F कांस्टेंट रखिए पहले, V/F रेशो कांस्टेंट, यानी इसका मतलब ये होता है V/F कांस्टेंट रखने का, चाहे आप V को वेरी करिए चाहे आप F को वेरी करिए, लेकिन जब आप दोनों का रेशियो लेंगे V/F तो वो कांस्टेंट आना चाहिए, इसीलिए हम कह सकते हैं V/F रेशियो इज कांस्टेंट। अब यहां से आप देखिए, इससे फ्रॉम इक्वेशन 1 V/F तो आपने कांस्टेंट रखा है, यानी कि T स्टार्टिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये आप लोगों को MCQs क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है आप लोगों को कि V/F रेशियो आपने कांस्टेंट रखा है, तो ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर बताइए ऑन द वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी विद V/F रेशियो इज कांस्टेंट। दिस इज द केस नंबर 1। नाउ आई एम कंसिडरिंग केस नंबर 2। Here V1 is constant, हम लोग वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, F1 हमारा वेरिएबल है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, लेकिन V1 हमारा होना चाहिए कांस्टेंट। उस केस में क्या होगा देखिए, अगेन इक्वेशन 1 को आप देखिए, V तो हो गया कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी, तो हम ये बोलेंगे T स्टार्टिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F क्यूब, यानी फ्रीक्वेंसी के क्यूब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार MCQs क्वेश्चन में आप लोगों को देखा गया है, ठीक है, इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। दिस इज द केस नंबर 2। ऑपरेशन है हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का। केस नंबर 3 आई एम कंसिडरिंग, हियर V1 इज वेरिएबल, यानी कि वोल्टेज को मैंने वेरी किया है, मैंने फ्रीक्वेंसी को रखा है कांस्टेंट। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई भी केस नहीं बनेगा, इसमें दोनों ही वेरिएबल है, लेकिन V/F रेशियो कांस्टेंट है। इस केस में हमने V1 को कांस्टेंट रखा है, F1 को वेरिएबल रखा है, तो ये केस बन रहा है, कंडीशन बन रहा है, या आप डायरेक्टली सिंपली फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई बुक में फ्रीक्वेंसी क्यूब दिया रहता है। लास्ट केस हम कंसिडर कर रहे हैं V1 इज इक्वल टू वेरिएबल, F इज कांस्टेंट। फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, so starting torque is directly proportional to V square और V1 square। देख लीजिए ये तीन ही केस बनेगा, इसी में आप लोगों को पूरा ऑपरेशन समझाना है, तो ये हमारा केस है। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए तीनों केसेस को, और इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके MCQs क्वेश्चन लिख लीजिए। इसके बाद हम मैक्सिमम का भी केस देख लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड नोट पॉइंट इसमें होगा, T मैक्सिमम, जैसे कि आप मैक्सिमम टॉर्क पढ़े हैं 180 अपॉन में 2 पाई NS E2 स्क्वायर अपॉन में 2x2।
यही चीज कंसिडर किया आप लोगों ने। 2x2, जैसा कि मैं अभी बोली x2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं f से, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, ये भी डायरेक्टली रिलेशन है हमारा। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ t max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v1 अपॉन में f1 होल स्क्वायर। देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। अब आपकी मर्जी है, आप 3 केस इसमें भी कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज द केस नंबर 1 वेयर आई हैव कंसिडर v बाई एफ रेशियो रिमेन कांस्टेंट। चाहे तो आप वोल्टेज को वेरी करिए, चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी को वेरी करिए, बट मतलब ये है कि आपका v अपॉन में f रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। यहां से अगर आप v बाई एफ रेशियो को कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि हमारा पूरा t मैक्सिमम कांस्टेंट हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा अगर इस तरीके का आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नाउ कमिंग टू द केस 2, हियर v1 इज कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, उस केस में आप मुझे ये बताइए, v1 तो हो गया कांस्टेंट, वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि t मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f1 स्क्वायर आया या नहीं आया, ये बताइए आप मुझे। फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब आप इसका सेकंड केस और इसका सेकंड केस कंसिडर करिए। यहां पर भी हम लोगों ने v1 को कांस्टेंट रखा था, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल थी, तो स्टार्टिंग टॉर्क फ्रीक्वेंसी के क्यूब के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, जबकि मैक्सिमम टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ स्क्वायर के। तो ये कई बार आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये अगल बगल रख देता है और मैच करने बोलता है कि कंडीशन को आप मैच करिए। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझना है, लॉजिकल है, याद करने की कोशिश करेंगे, कभी भी याद नहीं होगा। नाउ आई एम कंसिडरिंग द लास्ट केस नंबर 3 वेयर आई हैव कंसिडर v1 इज वेरिएबल एंड आवर फ्रीक्वेंसी f1 इज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी हो गया कांस्टेंट, v1 तो है वेरिएबल, तो इसमें भी हमारा क्या रिलेशन आएगा, डायरेक्ट स्क्वायर के रिलेशन आएगा। तो इसे आप लिख लीजिए, t max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो ये देखिए, ये पूरा मैंने इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कराया है। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो। इसे आप कॉपी में नोट डाउन करिए, जैसे जैसे मैंने सीक्वेंस बताया है वैसे वैसे आप नोट डाउन करिए। उसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस टॉर्क देखेंगे, क्या रिलेशन है, उस पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन आता है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस टॉर्क देख लीजिए। इंडक्शन मोटर मोस्ट प्रैक्टिकली यूज होता है इंडस्ट्रीज में, इसीलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड तो पूछता ही पूछता है, साथ साथ आप लोगों को स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब आप हेडिंग डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस टॉर्क। ठीक है, हेडिंग रिलेशनशिप between various torque। वेरियस टॉर्क के बीच में रिलेशन क्या है वो आप लोगों को लिखना है यहाँ पर और डिराइव करना है। ठीक है, डिराइव करना है। उसके पहले आप लोग टॉर्क देखेंगे कि क्या होगा, क्या क्या टॉर्क हम लोगों ने लिखा था वो लिख लेते हैं, उसके बाद ही आप डिराइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। लिख लेते हैं, T फुल लोड इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई NS। S है फुल लोड है इसलिए मैं SFL लिख रही हूँ। SFL E2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SFL X2 होल स्क्वायर। दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉर्क इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये समझ में आया। सेकंड आप लोगों को ये करना है कि स्टार्टिंग टॉर्क की भी वैल्यू लिख लेनी है, तो इसमें आप क्या करिए, स्टार्टिंग टॉर्क SFL की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाएगा। ये हो जाएगा 180 अपॉन में 2 पाई NS। 180 अपॉन में 2 पाई NS, इसकी वैल्यू हो गई 1। E2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, हो गया। इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है। तो ये भी हम लोगों ने लिख लिया था, लिख लेते हैं 180 अपॉन 2 पाई NS, तो सब में कांस्टेंट है।
दिस इज 180 अपॉन 2 पाई NS E2 स्क्वायर अपॉन 2x2, देख लीजिए 2x2। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं इस वाली क्वांटिटी को मैंने पूरा k अज्यूम कर लिया है। देख लीजिए 180 अपॉन 2 पाई सब में कॉमन है, तो मैं इसको कांस्टेंट k अज्यूम कर ले रही हूँ ताकि मुझे ये क्वांटिटी बार बार ना लिखनी पड़े, इसलिए मैंने ये कंसिडर किया है। इसको भी आप k कंसिडर करिए, इससे भी चाहे तो आप k कंसिडर करिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD कुछ भी आपकी जो मर्जी है। जनरली हम लोग कांस्टेंट k से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने k से इसको रिप्लेस किया है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रेशियो निकालना है TFL फुल लोड टॉर्क अपॉन में मैक्सिमम टॉर्क का, और मुझे बताना है आपका आंसर क्या आ रहा है। तो K है, K लिख लीजिए, SFL इंटू E2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SFL X2 होल स्क्वायर अपॉन में K E2 स्क्वायर अपॉन में 2x2। देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब सही है, सब सही है। अब यहां से जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। K कैंसिल हो गया बिकॉज सेम क्वांटिटी है। E2 स्क्वायर क्वांटिटी सेम है, कैंसिल आउट हो गया। यहां से जो बचेगा वो लिख लेते हैं, SFL R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SFL X2 होल स्क्वायर। ये 2x2 ऊपर चला जाएगा, लिख लेते हैं इसे भी 2x2। ठीक है, इतना आप लोगों को आई होप समझ में आएगा। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ k को कैंसिल आउट किया है, E2 स्क्वायर कैंसिल आउट करके जो भी बचा है वो चीज मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, आप मुझे ये बताइए SM की वैल्यू कितनी होती है। R2 अपॉन में x2 होती है, R2 अपॉन में x2 होती है। तो आप लोगों को कुछ ऐसा रेशियो बनाना है जो यहाँ पर R2 अपॉन x2 में कन्वर्ट हो जाए। R2 अपॉन में x2 R2 अपॉन में x2 में कन्वर्ट हो जाए, वो चीज़ आप लोगों को देखनी है। यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, 2R2 x2 SFL अपॉन में x2 स्क्वायर मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। देख लीजिए क्योंकि मेरे को R2 अपॉन x2 का रेशियो बनाना है, तो यहाँ से x2 स्क्वायर निकल गया कॉमन, R2 अपॉन में x2 का होल स्क्वायर आ गया प्लस SFL होल स्क्वायर आ गया। देख लीजिए कहीं गलती नहीं होना चाहिए, देख लीजिए ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है मैंने। फिर से मैं एक स्टेप बता दे रही हूँ, देख लीजिए TFL लिखिए, T स्टार्टिंग लिखिए, T मैक्सिमम लिखिए। 180 अपॉन 2 पाई NS सब में कॉमन है, तो आप इसको कांस्टेंट K अज्यूम कर लीजिए। अब आप क्या करिए, TFL अपॉन में T मैक्सिमम, TFL अपॉन में T मैक्सिमम का रेशियो निकालिए। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 करिए, ये मिलेगा। देख लीजिए ये आप लोगों का पूरा T मैक्स फुल लोड था, ये पूरा T मैक्स है। K के यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, E2 स्क्वायर क्योंकि सेम है कैंसिल आउट हो गया। ये 2x2 यहाँ पर चला गया न्यूमरेटर में, ये रिजल्टेंट आप लोगों को मिला। उसके बाद आप लोगों को ये पता है स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू R2 अपॉन में x2 होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को इस तरीके से कॉमन निकालना है जहाँ पर हम लोगों को R2 अपॉन x2 का रेशियो दिखाई दे। तो मैंने क्या किया, इस x2 को बाहर निकाला है, यहाँ से x2 स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक x2 और यहाँ से एक x2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्टेंट 2R2 SFL अपॉन में x2, R2 अपॉन में x2 क्या है, SM है, तो ये हो जाएगा SM स्क्वायर प्लस SFL होल स्क्वायर। ठीक है, सही है बिल्कुल। और ये किस चीज का रेशियो मैंने निकाला है, मैंने T फुल लोड अपॉन में T मैक्सिमम का रेशियो निकाला है। ओके, और देख लीजिए अब आप लोगों को ये पता है कि यहाँ से R2 अपॉन में x2 एक और बचा हुआ है जिसे मैं बोल रही हूँ SM। तो हमारा फाइनल जो रेशियो आएगा T फुल लोड अपॉन में T मैक्सिमम इज इक्वल टू 2SM
SFL अपॉन में SM स्क्वायर प्लस SFL स्क्वायर। देख लीजिए ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये कई बार आप लोगों को ये फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। प्री में भी बहुत ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है आप लोगों को। तो ये फाइनल मैंने आप लोगों को डिराइव किया रिलेशन बिटवीन फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। हो सकता है किसी बुक में अगर आप पढ़े होंगे तो टी मैक्स अपॉन टी फुल लोड होगा, तो ये हो जाएगा SM स्क्वायर प्लस SFL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2SM SFL। ये रिलेशन आ गया टी फुल लोड एंड अपॉन में टी मैक्सिमम का। ठीक है, देखिए कई बुक में आप लोगों को ये देखने को मिलता है ए के टर्म में, आप लोगों को ए के टर्म में भी कई बार चीजें देखने को मिलती है, तो वो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आप ले सकते हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आप ले सकते हैं। कई बार आप लोगों को ये SM की जगह A दिखाई देगा, ये भी आपका R2 अपॉन में X2 है, तो मैं इसे भी आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जिसे हमने SM अज्यूम किया है कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है, तब जाके ये फॉर्मूला बनता है T फुल लोड अपॉन में T मैक्सिमम इज इक्वल टू 2A SFL अपॉन में A स्क्वायर प्लस SFL होल स्क्वायर। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये लीजिए, इस पे बेस्ड भी MCQs क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और मेंस में भी पूछा जाता है। अब आप लोगों को पता है एट स्टार्टिंग में आप लोगों को SFL की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जो फुल लोड स्लिप हमारा आता है वो उसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो यहां से ये T फुल लोड बन जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन में मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो मैं निकालूंगी। इस SFL की जगह आप लिख लीजिए 1, तो ये हो जाएगा 2SM अपॉन में SM स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि SFL हो गया 1 और ये आ गया आपका रेशियो, ये आ गया रेशियो। A से मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो ये हो जाएगा TST अपॉन में T मैक्सिमम इज इक्वल टू 2A अपॉन में A स्क्वायर प्लस 1। तो कहीं भी आप लोगों को देखिए 1% का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, A क्या है SM क्या है, ये सब चीजें आप एक इंपॉर्टेंट नोट, अब फॉर्मूला शीट बना रहे हैं तो बस आपको इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। ये वाला T फुल लोड अपॉन में T मैक्सिमम इक्वल टू 2SM SFL अपॉन SM स्क्वायर प्लस SFL होल स्क्वायर, और स्टार्टिंग में T स्टार्टिंग अपॉन में T मैक्स इज इक्वल टू 2SM अपॉन SM स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जब आप इसको, ये आप लोगों को कई बार दिया रहता है स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क, आपको स्लिप निकालना पड़ता है, SM की वैल्यू पूछती है निकाल। तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बेसिक टॉर्क इक्वेशन। आई हैव ऑल्सो डिराइव्ड द रिलेशन बिटवीन द वेरियस टॉर्क, दैट इज द स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क। And now I'm going to explain you the torque, slip and speed characteristics. तो हेडिंग आपको डालना है, हेडिंग डालना है टॉर्क स्पीड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पहले मैं दोनों का अलग अलग बताऊंगी, दोनों को अलग अलग बताऊंगी, उसके बाद मैं कंबाइन करके टॉर्क स्पीड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। और ये टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेडिंग आप डालिए, नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए टॉर्क, एक तरफ स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे तरफ डालिए आप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करके भी दिया रहता है, बट अगर आप अलग अलग समझेंगे उसके बाद उसको कंबाइन करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को 2 बनाना पड़ेगा डायग्राम। पहला वाला डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स का, और हम लोगों को रोटर रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट पता चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम y एक्सिस में टॉर्क कंसिडर करेंगे और x एक्सिस में हमारा स्पीड कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम स्पीड से शो करेंगे जिसे हम ns बोल रहे थे, और यहाँ पर हम टॉर्क को कंसिडर करेंगे y एक्सिस में। ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज फुल लोड टॉर्क। ठीक है, परसेंटेज फुल लोड टॉर्क, तो यहाँ लिख लीजिए परसेंट सिंक्रोनस स्पीड, परसेंट सिंक्रोनस स्पीड।
ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा परसेंट फुल लोड टॉर्क, परसेंट फुल लोड टॉर्क। ओके, अब मैं 2 डायग्राम बनाने जा रही हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, क्योंकि पर यूनिट में है तो परसेंटेज में आपको शो करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100, दिस इज 150, दिस इज 200, 250, 300 एंड 350, दिस इज 400। यहाँ से आप लोगों को 2 डायग्राम ड्रॉ करना है, देख लीजिए। दिस इज द फर्स्ट, ये आपका पहला टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सेकंड आप लोगों को पहले मीडियम और लो रेजिस्टेंस का शो करना है। तो यहां से ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, एक पॉइंट में जाके लेना है, तो थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लेते हैं, देखिए। ये बिल्कुल करेक्ट बना है। और लास्ट हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए ये 2 तरीके का मैंने 3 मैंने ग्राफ शो किया है। तो पहला वाला हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा विथ लो रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस कम है, तब हमारा क्या है, देख लीजिए। स्टार्टिंग टॉर्क है कम, स्टार्टिंग टॉर्क है हमारा कम विथ लो रोटर रेजिस्टेंस। ये है हमारा विथ मीडियम रोटर रेजिस्टेंस। और ये वाला हमारा जो है, ये हमारा है विथ लार्ज रोटर रेजिस्टेंस। अब आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ये कैसा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है वैल्यू मिल रही है, ये आपको है मैक्सिमम टॉर्क का, जिसे हम टी मैक्स बोलेंगे। और ये वाली क्वांटिटी जो आपको मिल रही है, इसे आप स्टार्टिंग टॉर्क बोलेंगे, जिसे हम टी एस टी बोल रहे थे, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद ये देखिए, ये मैक्सिमम टॉर्क। जब हमारा लार्ज रोटर रेजिस्टेंस था, तब हमने कहा था स्टार्टिंग टॉर्क हम बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज की बात नहीं कर रही हूं मैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब लो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया था, तब आपकी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा था। उसके बाद स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ बढ़ा, उसके बाद जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो स्टार्टिंग टॉर्क आप लोगों को यहाँ तक मिलने लगा। लेकिन आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मैक्सिमम टॉर्क हमेशा सेम हो रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने डिराइव किया द मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस। तो ये पूरी हम लोगों की एक्सप्लेनेशन है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स का। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स का ये पूरा वेव फॉर्म है। समझ में आया आप लोगों को? पहला डायग्राम ड्रॉ करिए। सेकेंड में ड्रॉ करूंगी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब कुछ नहीं करना है, जितना भी आप लोगों को डायग्राम है जस्ट उसको ऑपोजिट कर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर करना है परसेंट स्लिप कंसिडर करना है, और वाई एक्सिस के अलोंग अगर आपको फिर से परसेंटेज फुल लोड टॉर्क कंसिडर करना है, परसेंट फुल लोड टॉर्क। अब देखिए ये परसेंट में है, तो फिर से ये 50, 100 लिख लीजिए। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड सो ऑन। ठीक है, हम लोगों को परसेंटेज टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर एस मार्क कर लीजिए। और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जैसे जैसे ड्रॉ किया, जस्ट उसको आप इन्वर्स करके पलट दीजिए। यहाँ पर कंसिडर करिए इस टाइप का वेव फॉर्म। ये दिस इज द एक्सिस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो ये हो जाएगा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो जाएगा आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आप जब ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड ये हो जाएगा आपका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इसमें आपको फिर से यही नोट करना है कि आप लोग का मैक्सिमम टॉर्क बिल्कुल सेम है। मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस, जिसे हम टी मैक्स बोलेंगे। ये आपका हो जाएगा विथ लार्ज
रोटर रिएक्टेंस, लार्ज रोटर रिएक्टेंस जब आप अज्यूम करेंगे तब ये केस आएगा। सिमिलरली दिस इज द केस ऑफ लो रेजिस्टेंस, लो रोटर रेजिस्टेंस, दिस इज द केस ऑफ लो रेजिस्टेंस एंड दिस इज द केस ऑफ मीडियम रोटर रेजिस्टेंस, मीडियम रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये पूरा मैंने टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया है, दोनों अगल बगल में मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। लिख लीजिए, यहां से भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया है कि रोटर रेजिस्टेंस पे कभी भी टॉर्क डिपेंड नहीं करता, मैक्सिमम टॉर्क, लेकिन स्लिप डिपेंड करता है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मैंने एक साथ मैं ड्रॉ करूंगी टॉर्क स्पीड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, बेटर है आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ठीक है, देख लीजिए। अब मैं कंबाइंड टॉर्क स्पीड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूंगी और उससे जो हम लोगों ने लीनियर रीजन ड्रॉ किया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ किया है, उस चीज को मैं यहाँ पर प्लॉट करूंगी। ठीक है, साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी जनरेटिंग मोड क्या है, ब्रेकिंग मोड में स्लिप की वैल्यू क्या होती है और मोटरिंग मोड में स्लिप की वैल्यू क्या होती है। तो हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए टॉर्क स्पीड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्पीड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग तो हम टॉर्क ही कंसिडर करेंगे, कंसिडर कर ले रही हूं मैं टॉर्क। एक्स एक्सिस में आपको दोनों ही क्वांटिटी को एक साथ कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये लीजिए, एक साथ मैंने कंसिडर किया है। यहां पर मैं बोल दे रही हूं इस साइड में स्पीड होगा और इस साइड में आपका होगा स्लिप, जिसे हम एस बोलेंगे। देख लीजिए, यहां तो हमारा टॉर्क ही रहेगा, टॉर्क ही रहेगा हमारा। तो हमारा जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। देख लीजिए, यहां पर मुझे थोड़ा और आगे में बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहां पर इस साइड में हमारा हो जाएगा स्पीड, जिसे हम बोलेंगे ns, और इस साइड में जब आप जाएंगे तो आपका स्लिप बनेगा, जिसे हम बोल रहे हैं s। ठीक है, देख लीजिए, ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा बनेगा। अब आप लोगों ये आपने ये देखा था लो स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन में, जब हम लो स्लिप रीजन कंसिडर कर रहे थे तब हम देखे थे कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आ रहा था, और हाई स्लिप में आप याद करने की कोशिश करिए टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आ रहा था, जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे थे। यहां पर हमारा स्लिप इज इक्वल टू 1 होगा, स्लिप 1 होगा, यहां स्लिप 0 होगा, एंड ये पॉइंट तक हमारा सिंक्रोनस स्पीड ns, दिस इज 2ns। जब स्लिप 1 होता था उसके करस्पॉन्डिंग ns इज इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, जिसे टॉर्क के लिए मैं टी मैक्स कहूंगी। ठीक है, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जिसे हम टीएसटी कहते हैं, जिसे हम टीएसटी कहते हैं। जब आप ये वाले रीजन को कंसिडर करेंगे, यहां से लेके यहां तक, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हमारा होगा पूरा मोटरिंग रीजन। मोटरिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसमें, मोटरिंग ऑपरेशन, जहां पर आप लोगों को स्लिप की वैल्यू होगी ये वाली, देख लीजिए, स्लिप ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन लेस देन 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मोटरिंग ऑपरेशन। यहां से जब यहां आप कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा जनरेटिंग ऑपरेशन, जनरेटिंग ऑपरेशन। तो अब आप लोग को ये समझना है कि हम देखते थे जैसे हमारे इंडक्शन जनरेटर में जो हमारा रोटर स्पीड था वो ग्रेटर द सिंक्रोनस स्पीड, तो यहाँ पर स्लिप इज इक्वल टू ns माइनस nr अपॉन में ns। तो यहाँ पर हम आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्लिप ग्रेटर देन 1 आता है, स्लिप ग्रेटर देन 1 आता है,
और ये पूरा रीजन इस तरफ का हो जाएगा ब्रेकिंग रीजन। ब्रेकिंग रीजन में हमारा स्लिप लेस देन 0 आता है, यानी कि नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है आप लोगों का ब्रेकिंग रीजन में स्लिप। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को जनरेटिंग मोड, जनरेटिंग मोड, मोटरिंग मोड और ब्रेकिंग मोड समझना है, और उसके बाद आप लोगों को ये समझना है कि कौन सा रीजन है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों का जनरेटिंग मोड देख लीजिए, NS माइनस NR अपॉन में NS है। यहां से अगर ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर होगी दैट मीन्स नेगेटिव आएगा स्लिप। नेगेटिव आने का मतलब है ये वाला लेस देन 0 होगा, और ब्रेकिंग मोड में S ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि हमारा स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहां पर हम लोगों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम क्लॉकवाइज करते हैं रोटर को, तो ब्रेकिंग मोड में एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। पूछता है आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन में फॉर मोटरिंग ऑपरेशन S का हमारा रेंज क्या है। जनरेटिंग के लिए S लेस देन 0 है, नेगेटिव आएगा, और ब्रेकिंग मोड के लिए S ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये आप लोगों का पूरा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमारा है, देखिए स्लिप यहां पर हमारा है नेगेटिव, स्पीड है 2ns, स्लिप है हमारा यहाँ 0 और यहाँ पर है हमारा 1, यानी कि ये हमारा एक लो स्लिप रीजन है, लो स्लिप रीजन है हमारा। और यहाँ पर लो स्लिप रीजन में हम कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है, तो ये पूरा आपका स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा हाई स्लिप रीजन है, हमारा जो क्वांटिटी है ये अनस्टेबल, हमारी ऑपरेशन अनस्टेबल होगा। तो ये हो जाएगा हाई स्लिप रीजन, यहाँ पर हमारा स्टेबल है और नॉन स्टेबल है। तो ये पूरा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए, ये हमारा पूरा लीनियर रीजन है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला रीजन है। तो ये चीज़ मैंने पूरा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको शो किया, मैंने रेंज बताया क्या होता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्टार्टिंग मेथड, और हमारा बहुत सारे स्टार्टिंग मेथड होते हैं, उसे हम देखेंगे, स्टार डेल्टा सब हम उस पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।